गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए बच्चों, आज मैं चैप्टर 5th वंशागति के आणविक आधार से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये चैप्टर जो है वो जेनेटिक्स वाली यूनिट का है। ठीक है, एक चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपको, दूसरा चैप्टर है ये। और जेनेटिक्स यूनिट जो है वो 18 मार्क्स की, जैसे कि आपको बताया था मैंने। तो चलिए इसमें हम देखते हैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए का क्वेश्चन। ठीक है, डीएनए का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है ये। यानी डीएनए की जो संरचना है उसकी बात करेंगे, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर डीएनए। डीएनए मतलब डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें डीएनए में हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसलिए इसको एसिड बोला। और ये न्यूक्लियस में मिलता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोला। ठीक, डीएनए जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे एक पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे डीएनए एक पॉलीमर है, यानी कि बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए की बात करें तो डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ यानी कि हमारे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो पहुंचाता है डीएनए। लेकिन आरएनए जो होता है यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। आरएनए सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन डीएनए जो होता है हमारा वो आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन कुछ वायरसेस की बात करें यहाँ पर, तो कुछ वायरस में क्या होता है? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट की बात बताऊंगा मैं, अल्टमान थे, उन्होंने मतलब जो है ना इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। उन्होंने 1889 में न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें इसको निकाला, उससे प्रोटीन अलग करने के बाद में जो फॉस्फोरिक एसिड युक्त पदार्थ था उसको इन्होंने न्यूक्लिक एसिड कहा। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं वो न्यूक्लिक एसिड की इकाई होती है, यानी कि यूनिट होती है। तो असंख्य या कहें मतलब हजारों लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपस में वो क्या बनाते हैं? एक डीएनए का अणु बनाते हैं। जिससे मैंने यहाँ पर बनाया, ये डीएनए का अणु कैसे बनता है? जिससे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं, और उस चेन को नाम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। दो जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर डीएनए का एक अणु बनाती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पर हम कि जो डीएनए की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है कि जितनी न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी उतनी ही लेंथ उसकी मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ ये इंडिविजुअल्स हैं, कुछ यहाँ पर दिए हैं, जैसे वायरस हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, या ह्यूमन है। इनमें हमने डीएनए की लेंथ की बात की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे बैक्टीरियोफाज 5 × 174 है, तो इसमें डीएनए इसकी लंबाई कितनी हो रही है डीएनए की? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या है वो है 5386 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये इसकी लंबाई कहलाएगी। ऐसे ही मतलब जो है ना बैक्टीरियोफाज लैम्डा होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 48502 होती है। इसी तरीके से हमारा इकोलाई होता है। इकोलाई की जो लंबाई होती है वो होती है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। तो बेस पेयर भी यहाँ पर देखते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ह्यूमन में यानी मानव में जो डीएनए की लेंथ होती है वो होती है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो ये लेंथ हुई हमारे डीएनए की इन बैक्टीरियोफाज में और इकोलाई में और मानव में। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? तो 1953 में तीन साइंटिस्ट थे, एक थे हमारे वाटसन, एक क्रिक और एक विल्किंस। इन्होंने तीनों ने संयुक्त रूप से एक डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इन्होंने एक 3D स्ट्रक्चर इसका दिया था, मॉडल बनाया था। इन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, और दोनों जो है दोनों आपस में हेलिकली रूप से क्लॉकवाइज जो है वो हेलिकली रूप से आपस में लिपट रहते हैं, और एक हेलिक्स बनाते हैं जिसको कहते हैं डबल हेलिक्स बनाते हैं, जिसको कहते हैं डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, और उनका मॉडल उन्होंने दिया था, 3D स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया था। और इसी के लिए जो है ना वाटसन एंड क्रिक को जो है वो संयुक्त रूप से जो है 1962 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे अब डीएनए की, जो डीएनए की संरचना कैसी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम संरचना देखते हैं डीएनए की। तो डीएनए की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बना के दिखाया है यहाँ पर, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? एक तो इसमें पेंटोस शुगर होगी यहाँ पर 5 कार्बन वाली, 5 कार्बन यहाँ पर शो हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन। ठीक है, तो फिर इसके बाद में यहाँ पर एक फॉस्फेट इससे जुड़ा रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, तो यहाँ पर 5वें कार्बन पर जो है वो फॉस्फेट लगा हुआ है। इसी तरीके से आप देखें पहले कार्बन पर यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होता है वो यहाँ पर लगा रहता है। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनती है यहाँ पर, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जो फॉस्फेट होता है, जैसे हम सभी पे फॉस्फेट लगा देंगे, एक फॉस्फेट इस 5वें कार्बन पे लगा दिया, एक इस 5वें कार्बन पर फॉस्फेट लगा दिया। फॉस्फेट और OH ग्रुप जो है यहाँ पर, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के
फॉस्फेट ग्रुप से जो है जो आपस में एक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसको हम कहते हैं यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जो है यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये सभी यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे जो इस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड के जो पेंटो शुगर हैं, दो न्यूक्लियोटाइड के जो पेंटो शुगर हैं, वो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप से आपस में बड़ी दृढ़ता से जो है जुड़े रहते हैं। ठीक है, और ये पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एक रीढ़ बनाते हैं, यानी बैकबोन बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैटर्न बनता है वो शुगर फॉस्फेट शुगर ऐसे करके बनता है, शुगर फॉस्फेट शुगर, यानी कि शुगर फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट शुगर। तो ये एक रीढ़ बनाते हैं पूरे इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, इसको हम बोलते हैं बैकबोन। लेकिन इस बैकबोन बनाने में यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जो है वो कोई भी भूमिका नहीं निभाते। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं यहाँ पर बस दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में जोड़ते हैं यहाँ पर। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मैंने बनाई यहाँ पर, ये न्यूक्लियोटाइड से सारे ये आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो चेन की जो अगर पोलैरिटी की बात करें यहाँ पर हम, तो जैसे 5वां कार्बन है यहाँ पर, तो 5वें कार्बन जो है अगर किसी भी चेन का देखें हम, तो उसका जो ऊपर वाला जो सिरा होगा वो 5वां कार्बन वहां पर यानी फॉस्फेट ग्रुप लगा रहेगा 5वें कार्बन पर, इसलिए हम इसको कहते हैं 5 प्राइम। ठीक है, अगर नीचे की जो बात करें, इसका जो अंतिम दूसरा वाला जो सिरा होगा उसमें जो उसका छोर होगा उसमें OH ग्रुप लगा रहेगा, और OH ग्रुप जो होता है वो तीसरे कार्बन पर होता है, तो इसलिए इसकी जो पोलैरिटी हो जाती है वो 3 प्राइम हो जाती है। तो इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो पोलैरिटी है वो हो जाती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरीके से, इस वजह से। ठीक है, 5वें कार्बन पर यहाँ पर फॉस्फेट होता है और तीसरे कार्बन पर यहाँ पर OH होता है, ये इसके एंड्स होते हैं इसके दोनों एक चेन के। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे जो चेन दूसरी हमारी वो एंटी पैरेलल होती है इसके। ठीक है, एंटी पैरेलल यहाँ पर लघु भी है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर, इसको आप देखेंगे 3 प्राइम, यानी कि 3 OH जो है वो तीसरे कार्बन पर, तो इसको 3 प्राइम बोलेंगे। और जो यहाँ पर इसका दूसरा वाला छोर जो होगा वो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ 5वें कार्बन पर, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर 5 प्राइम। तो इस तरीके से दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ी रहती हैं, और जुड़ती हैं यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, ये नाइट्रोजन बेसेस जो हैं ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड के जरिए जुड़े रहते हैं। अब बॉन्ड कौन सा होता है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड, टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वीक होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन में आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये जैसे मैंने एक डायग्राम ये बनाया है, तो बॉन्ड की बात करें तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं यहाँ पर मैं, जो ये शुगर है डिऑक्सीराइबोस शुगर और जो नाइट्रोजन बेस है, इनके बीच में भी एक बॉन्ड होता है। यहाँ पर एक बॉन्ड इनके बीच में भी जुड़ा रहता है, ये वाला बॉन्ड, यानी कि शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में एक बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड को नाम देते हैं हम यहाँ पर इस बॉन्ड को नाम देंगे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इनको नाम देंगे हम यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है। तो इस तरीके से 3 बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल में। एक तो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, जो कि हम फॉस्फोरस के बीच में लगा होता है, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है, एक चेन बनती है। इसी तरीके से एक यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जिसके जरिए जो शुगर है वो नाइट्रोजन बेस से जुड़ी रहती है, और ये फिर यहाँ पर ये टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिनके जरिए जो है जो नाइट्रोजन बेसेस है वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक श्रृंखला बनती है, 2 श्रृंखलाएं मिलकर डीएनए का एक अणु बनाती है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये डीएनए का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमारा ये। ठीक है, और प्रत्येक स्ट्रैंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि दिस स्ट्रैंड हैव पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसकी जो पोलैरिटी है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और इस वाले स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, दोनों की पोलैरिटी जो होती है वो मतलब भिन्न होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों स्ट्रैंड जो है इनके जो डायमीटर है, डायमीटर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन बेसेस जो है यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं ये। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से इसका जो डायमीटर है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसके डायमीटर की बात करें तो यहाँ पर इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 20 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम कह सकते हैं इसको 2 nm, यानी कि नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी डायमीटर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका जो एक टर्न होता है, एक टर्न में जो है यहाँ पर 10 बेस पेयर होते हैं इसमें, कितने, 10 बेस पेयर। ठीक है, तो एक टर्न की बात करेंगे 10 बेस पेयर मिलेंगे हमें इसमें, तो 10 बेस पेयर एक टर्न में। ठीक है, तो उस पूरे टर्न की जो लेंथ है, जो लंबाई है, ये होती है यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। तो
तो ये एक टर्न की लंबाई होगा और ईच टर्न हैव 10 बेस पेयर और हर टर्न में 10 बेस पेयर मिलेंगे। अब हम देखें यहाँ पर कि जो दो बेस पेयर हैं, एक बेस पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारी कहलाएगी यहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो दो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको कहेंगे वो डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे एक ये मेजर ग्रुप बनता है इसका और एक माइनर ग्रुप होता है जब ये हेलिकली फॉर्म करता है। ये इसका एक्सिस है, एक्सिस के ही बीच में मतलब जो है ना उसको चारों तरफ से ये मूव करता है। ये यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं सारे, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए हैं। तो और इनके बीच में जो बॉन्ड है आप देखेंगे नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको टेम्परेरी बॉन्ड होते हैं ये, ठीक है। एंड एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक हम देखते हैं चारगाव फूल की बात करते हैं। चारगाव फूल, ठीक है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे चारगाव, ठीक है, उन्होंने अपना कुछ नियम दिए चारगाव फूल। उन्होंने क्या कहा चारगाव ने उन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो प्यूरिन होते हैं इसका जो अमाउंट होता है डीएनए में वो इक्वल होता है किसके, पिरिमिडिन के, ठीक है, पिरिमिडिन के। यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम यहाँ पर कि A प्लस जी यानी कि एडेनिन ग्वानिन का अमाउंट जो है वो इक्वल है किसके, पिरिमिडिन यानी कि थाइमिन तथा साइटोसिन के। तो साइटोसिन प्लस थाइमिन इसके इक्वल होता है, ये चारगाव का रूल था। फिर उन्होंने एक बात और ये कही यहाँ पर कि इस तरीके से वैसे ऐसे निकल आएगा ये कि A प्लस जी अपॉन सी प्लस टी हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो A प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, यानी इनका जो अनुपात होता है, यानी प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो अनुपात होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक रहता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो एडेनिन होता है उसकी जो मोलर मात्रा होती है वो थाइमिन के बराबर होती है और ग्वानिन की जो मोलर मात्रा होती है वो साइटोसिन के बराबर होती है। तो ये चारगाव के रूल थे, 3 रूल उन्होंने यहाँ पर दिए, एक ये था, एक ये और एक ये चारगाव का रूल भी कभी कभी पूछ लेता है या फिर आपको इसमें लिखना होता है, लिख देते हैं आप इसको, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये डीएनए का आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ और इसे पूरा अच्छी तरीके से आप इसको अपने लर्न कर लीजिए। बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। ये डायग्राम जो बनाए थे ये बना लीजिएगा, इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है।